मुकम्मल पार्टी है इस महाराष्ट्र में तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी है। इसके लिए मैं आम तमाम से, मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे बहनों से, मेरी माओं से, मेरे बुजुर्गों से बस इल्तिजा करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि 2019 से लेकर आज तक वंचित बहुजन आघाड़ी ने आपके हर मसले के लिए आवाज उठाई है। बस अब आपकी जिम्मेदारी है, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। अब एक मर्तबा आप अपना आने वाला वक्त में जो वोट होगा वो कीमती वोट वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को देकर हमें खिदमत करने का मौका दीजिए और इंशाअल्लाह खिदमत ऐसी होगी कि आपके बुनियादी मसाइल तो हल होंगे ही, लेकिन आपके ऊपर किसी को भी उंगली उठाने का भी किसी के अंदर दम बाकी नहीं रहेगा। इतना दावा मैं कर सकता हूं क्योंकि आप परभनी के सोमनाथ सूर्यवंशी का केस लीजिए और औरंगाबाद के अंदर आरएसएस के खिलाफ धड़क मोर्चा निकालने वाले अगर कोई क़यादत महाराष्ट्र के अंदर है तो वंचित बहुजन आघाड़ी की क़यादत है। हमारे दुश्मन को हमें पहचानना पड़ेगा, दोस्त के साथ में जाना पड़ेगा। आज वक्त की दरकार है, पछतावे से पहले पछताना बेहतर होता है, पछतावे से पहले पछताना बेहतर होता है। एक मर्तबा उस अभी तक 8 साल से आप पछता रहे हैं, एक मर्तबा वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़कर देखिए, इंशाअल्लाह आप खुद अपने आप पर गरूर और तकब्बुर महसूस करेंगे कि हमारा वोट रहेगा नहीं गया। आप देखिए यहाँ पर तीन आमदार लड़े हुए लोग हैं, जब से वो हारे हैं आदरणीय फारूक अहमद साहब हैं और हमारे शिवा भाऊ नरंगेले जी हैं और हमारे प्रशांत दादा इंगोले हैं। कभी रास्ते से नहीं हटे, आपके पास से हमारे दक्षिण का हारने वाला हम चीख चीख कर कहते रहे कि ये जो हम्बरडे है ये आरएसएस का है, ये बीजेपी का है, लेकिन हमारी अवाम सुनती नहीं है, केले चपाटों के डोगलों के बातों में आती है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, ऐसे कोई भी अरे गैरे नथु खैरे आएंगे तो उनको सिर्फ एक बात कहनी है, इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर जो कोई भी आरएसएस के खिलाफ लड़ना चाहता है हम उसका साथ देंगे। और आपने देखा आरएसएस की छाती पर फुले शाहू अंबेडकर का नारा औरंगाबाद से लगा और उसको दफनाने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। आप तमाम से विदा लेते हुए बस इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपका कीमती वोट वंचित बहुजन आघाड़ी उम्मीदवार के सामने लगेगा, आदरणीय बाला साहेब अंबेडकर के सामने लगेगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। बड़ा ही खूबसूरत तेरा समंदर सा चेहरा लगता है, आंखों में आए हो वतन का प्यार लगता है। स्टेज पर देखो तो सुजात साहब को कैसे महाराष्ट्र का ये शेर लगता है, जिनकी सियासत में अभी ये दहस कर दहाड़ने जा रहा है, जिसकी सियासत में ये अभी दहाड़ कर जा रहा है, आरएस की चड्डियों से भी ये बल निकलता जा रहा है। आइए स्टेज पर महाराष्ट्र की शान, हमारे महाराष्ट्र का गौरव, आदर, सम्मान आज हमारे नांदेड़ नगरी में श्री सुजात एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब मंच पर हैं। युवा नेतृत्व है, यूथ आइकॉन है और नौजवानों को आगे बढ़ने वाली ये धार अब कभी रुकने वाली नहीं है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले स्टेज पर इनका बड़े आदर सम्मान के साथ हमारे नांदेड़ की संस्कृति के अनुसार उनका सम्मान और सत्कार कीजिएगा। मैं सैयद जानी भाई मांझी नगर सेवक, वो भी एक ने 4 बार इसी एरिया से रहे हैं, उनसे विनती करता हूं कि वो सुजात साहब का पुष्पहार के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ, पूरे हृदय के साथ उनका सम्मान करें, सत्कार करें, स्वागत करें। हेलो हेलो इधर आ जाओ ना भाई, इधर नीचे रख दो, उसको नीचे रख दीजिए, आप नीचे रख दीजिए।
वंचित बहुजन आघाडीचं विजय सो वंचित बहुजन आघाडीचं विजय सो और अब सुजात दादा संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जज्बे हुस्न ताकत के होते हैं। और अभी जो फूलों का हार था, जब ये दादाजी के आंग में पहनाया जा रहा था, वो उतना बड़ा तो उठा नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे इतना याद आ गया कि हवाएं अगर बदली, दादा दादा अगर हवाएं बदली तो हालात भी बदलना हम भी सीख जाएंगे। हवाएं बदली तो हालात हम भी बदलना सीख लेंगे। आज फूलों से आपका सत्कार किया है, अगले बारी आपको इंशाल्लाह लड्डू में तोल देंगे। ये नांदेड़ नगरी की मोहब्बत है, जो दिल में आ जाए उसे दिल से उतारा नहीं करते। हम प्यार जब भी करते हैं तो फिर खुलेआम करते हैं। दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। स्टेज पर एक ऐसे ही कार्यकर्ता का पक्ष प्रवेश करने जा रहा हूं, जो पिछले 15 साल से जी न्यूज़ के लिए काम करते थे। जी न्यूज़ के हमारे शहर के प्रतिनिधि हुआ करते थे, तो साथ ही साथ एमसीएन न्यूज़ के भी प्रतिनिधि हुआ करते थे। और 15 साल तक उन्होंने न्यूज़ चैनल पर काम किया। हमारे समाज की, हमारे शहर की, हमारे ज़िले की सेवा की, लोगों का काम किया। सारे समाज में जिनका आज नाम है, मोहब्बत है, विश्वास है, उनका नाम है मिस्टर अतहर साहब। वो स्टेज पर आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सुजात दादा आज उनका पक्ष प्रवेश करें। एक न्यूज़ चैनल का ताकतवर नेतृत्व हमें मिल रहा है। मिस्टर अतहर भाई, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं। और वो अपने पूरे साथियों के साथ आ रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे तेरी मोहब्बत का काफिला आ रहा है। ये छोटी सी ताकत को एक नई शक्ति प्रदान कर रहा है। कल से जो मेहनत की थी अतहर तुमने, आज उसका तुम्हें फल मिलने जा रहा है। मिस्टर अतहर भाई, जी न्यूज़ के माझी प्रतिनिधि, एमसीएन उर्दू न्यूज़ के माझी प्रतिनिधि, और एक अच्छा सक्षम नेतृत्व तुमने नांदेड़ में किया है। देखिए, उनके साथ सारे समाज के लोग मौजूद हैं। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई दलित है। हम भारत की बात करते हैं क्योंकि हम भारत के रहवासी हैं। चल बिलाल भाई, अपना अगला। अतहर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सुजात दादा अम्बेडकर के हाथों अतहर भाई का पार्टी में प्रवेश हो रहा है। अतहर भाई आज अपने साथियों के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अतहर भाई का स्वागत किया जाए। अतहर भाई और उनकी टीम, पूरी टीम आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रही है। ये तो आइकॉन है। अतहर साहब भी युद्ध है, नया जज्बा है, नया खून है, नया जोश और जुनून है। क्योंकि सामने जब जो चेहरा है वो सुजात जी का है। जब वो लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और जब हम सब मिल जाएंगे तो फिर तुम्हें सता भी नहीं सवाएंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ने का हुनर भी जान पाएंगे। मिस्टर सुजात जी प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथों मिस्टर अतहर साहब, जी न्यूज़ के माजी प्रतिनिधि, उनका पक्ष प्रवेश करते हुए। तुम आगे बढ़ो। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा। बहुत शुक्रिया अतहर भाई। अतहर भाई, स्वागत है आपका, आपके पूरे मित्र मंडल का, आपके सारे साथियों का, दोस्तों का, कि आज आपने वंचित बहुजन आघाड़ी को जो ताकत दी है वो सराहनीय है। इसे कभी बुलाया नहीं जाएगा। समय मेरे पास कम है, पर वक्ता ज़्यादा है, तो स्टेज पे जो पीछे लोग खड़े हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप भी नीचे आ जाइए। और जो लोग आजू बाजू खड़े हैं, थोड़ा ऐसा माप बनाकर सुजात भाई को बताइए कि नांदेड़ नगरी एक अच्छे राजकारण का सम्मान करती है, एक अच्छे नेतृत्व की पहचान करती है। मैं स्टेज पर
चंद्रकांत दादा और जनाब सुफियान चौश पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। सुजात भाई, शोएब चौश, इनका भी पक्ष प्रवेश कर दीजिएगा साहब। और स्टेज पर अगले प्रवक्ता होंगे उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष और नांदेड़ नगरी के अच्छे सक्षम निर्भयता का नेतृत्व करने वाले अय्यूब खान साहब से गुजारिश है कि वो मंच पर आए और अपने विचार प्रकट करें। मिस्टर अय्यूब खान साहब, उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष नांदेड़। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाड़ी के युवाओं के दिलों की धड़कन जनाब सुजात दादा अंबेडकर आज अपने नांदेड़ नगरी में मौजूद है। जैसा कि हम देख रहे हैं, सुजात दादा की हर एक सभा इतनी फुल जा रही है कि लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है वो उमड़ के आ रही है कि सुजात दादा एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने औरंगाबाद के अंदर, मैं तो छोटे से बड़ा हूं, कभी मैंने ये नहीं सोचा देखा कि आरएसएस के कार्यालय पे किसी प्रस्थापित सरकारों ने आज तक मोर्चा नहीं निकाला। वो मेरे नेता आली जनाब सुजात दादा अंबेडकर ने इन आरएसएस वालों की चड्डियों को गीला करने का काम किया है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, खास तौर से हमारे मुस्लिम भाइयों को भी, हर टाइम हर विधानसभा में, लोकसभा में हम सेकुलर जमात बोलकर किसी एक जाति को कसीर तादाद में मतदान कर रहे हैं, मगर वो बंदा जब चुन के आने के बाद वो हिंदुत्ववादी सरकार के तरफ जा रहा है। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन इलेक्शनों में अंबेडकरवादी समाज हर टाइम ताकत के साथ बाबा साहब अंबेडकर को वोट देता है, मगर खास तौर से मैं मुस्लिम भाइयों को यह बात बताना चाहता हूं, केंद्र की सरकार बदलना है, महाराष्ट्र की सरकार अगर बदलना है तो यह मेन मौका है महानगर पालिका का। हम अगर यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को अगर चुनकर देंगे, हमारे उम्मीदवार आपके हर एक मसले मसाइल को महानगर पालिका में उठाएंगे। मेरे दोस्तों, अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, हमारे एरिया तो स्लम एरिया हैं, छोटे छोटे एरिया हैं, मगर हमको वीआईपी एरिया घेरते आ रहे हैं। जैसा कि इस अशोक चौहान ने भाईजी मॉल का ओपनिंग किया है, किसान मॉल का ओपनिंग किया है, क्लासिक का ओपनिंग किया है, एक बड़े बड़े मॉल हमारे बस्तियों के सामने खड़े रहे हैं। वो मॉल नहीं है, वो हमारे लिए मिसाइलें खड़ी करके रखा है। हमारे बस्तियां स्लम बस्तियां हैं, हमारे बस्तियां महानगर पालिका के ताबे में है। अगर आप लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेटों को चुन के देंगे तो यह वादा करता हूं मैं, मेरे साथ सुजात अंबेडकर साहब, हम वो लड़ाई लड़ेंगे कि सबसे पहले जयभीम नगर, अंबेडकर नगर, नव्याबादी को माल की हक दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने जो बस्तियों में रहे हैं, अपने सोसाइटियां बना लिए हैं। हमारे बस्तियां देखो, आज भी कचरे के ढिगार है, नालियां तुबल भरे वाले हैं, ड्रेनेज लाइन बरोबर नहीं है। यह महानगर पालिका आज भी अशोक राव के इशारे पे काम करती है। यह महानगर पालिका के कर्मचारी आम जनता के लिए नहीं है, यह भाजपा के कार्यकर्ता बन के महानगर पालिका में काम कर रहे हैं। मगर हमको आने वाले पीरियड में बहुत सोच समझ के हमको मतदान करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये अशोक चौहान अभी क्या करने वाला है, अपने कैंडिडेट खड़े करे बाद भी कुछ अपक्ष कैंडिडेटों को फाइनेंस करके हमारे बस्तियों को फोड़ने का काम, हमारे वोटरों को फोड़ने का काम कर रहा है।
मगर भाइयों आप जागरूक रहो, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वंचित बहुजन आघाड़ी चुन के आएंगी महापालिका में, हम महापालिका में सबसे पहले स्लम एरियो के मसलों का हल उठाएंगे। इतना कहते हुए वक्त की कमी है, मैं अपनी जगह लेता हूं। क्या करते हो बच्चों को भी प्यार है सुजात भाई आपसे? प्यार की कोई उम्र नहीं होती। चलिए, मैं इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के इसी मंच पर वंचित को एक नई ताकत, नई उड़ान, नई परवाज देने वाले व्यक्ति, जी न्यूज़ के माझी प्रतिनिधि सैयद अतहर अली भाई को स्टेज पर बुलाता हूं कि समय और वक्त का ख्याल रखते हुए अपना भाषण करें। मिस्टर सैयद अतहर अली साहब। सर्वांचे आम्ही नाम घेणार आहे। थोडा एकदा सभा होऊ द्या, आपल्याकडे वेळ नाही आणि साहेबाला बोलायचे आहे, फारूक अहमद साहेबला बोलायचे आहे, तो त्यांनी थोड़ा वेळाचा काळजी करा आणि आम्हाला सहकार्य करा। स्टेज पर मौजूद जनाब सुजात अम्बेडकर साहब और फारूक अहमद साहब, उनकी पूरी टीम, इनका सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे वंचित में प्रवेश दिया। और सुजात सर, फारूक सर, आपसे इस स्टेज से वादा करता हूं कि आपके कंधे को कंधा लगाकर हर प्रॉब्लम में, हर काम में मैं आपके साथ रहूंगा, यह वादा करता हूं। और सर, सुजात सर, आपसे कुछ बातें और यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातें करना है, कुछ बातें आपके सबके सामने रखना है कि एक षड्यंत्र है और अगर हमारे प्रतिनिधि अगर इस महापालिका में नहीं रहेंगे तो नयाबादी, अंबेडकर नगर, ये जो महापालिका की जगह आज भी वो हमारे पास लगाई हुई है, ये जगह को हटाने का काम करने वाले हैं ये लोग। ये लोगों का प्लान है और इससे पहले इन्होंने कोशिश करे जनता मार्केट के पास, और वो प्लान को हमने हमारे तरीके से उसको हमने ख़त्म किया। महापालिका के जगह को हटाकर पीछे की बस्ती हटाना चाहते थे, जिसका हमने विरोध किया और सिर्फ कोर्ट में जाने की धमकी पे वो लोग अपने काम नहीं किए। लेकिन इनका सर मंसूबा है और इन्होंने 84 नगर सेवकों की मंजूरी लेके इन्होंने प्रस्ताव लगाकर ये काम किया था। सुजात सर, इसके लिए एक बड़ी लड़ाई हमारे को लड़ना पड़ेगा कि ये लोग जानबूझ के अभी तक भी हर बारी को आके एक आदर्श नेता हमारे को, हमारे बस्तियों में आदर्श नेता आके हमारे को एक वादा करके जाता था कि मैं तुम्हारे को करके दूंगा, और आज उसके कानों में, उसके आंखों में हम चुभ रहे हैं। हमारे बस्तियां हटाने का काम होने वाला है। इसलिए जब भी आप अपना नगर सेवक चुन रहे तो इस बात का ध्यान रखा जाए। इतनी बात करके मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अतहर अली साहब। अगले पर वक्ता को मंच पर आमंत्रित करता हूं, सम्माननीय श्रीमान शिवा भाव नरगले जी, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष हैं, दक्षिण मतदार संघ, श्री शिवा भाव नरगले जी। सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन। वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराला नतमस्तक होऊन आज नांदेड महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये आपल्या सर्वांशी संवाद साधण्यासाठी उपस्थित असलेले वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आदरणीय सुजात साहेब आंबेडकर, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय फारूक अहमद सर, ज्यांचा प्रवेश वंचित बहुजन आघाडीमध्ये झाला, ते या प्रभागाचे माजी नगरसेवक आदरणीय जानीबाई
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आदरणीय प्रशांतजी इंगोले, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या माझ्या माता भगिनी, बंधूंनो आणि मित्रांनो, खरं तर हिवाळ्याचे दिवस सुरू झालेत, पण आज या सभेच्या माध्यमातून अशोक चव्हाण आणि चिखलीकरांना घाम फोडल्याशिवाय ही सभा राहणार नाही. नांदेडच्या लोकांना नगरपालिकेच्या, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून, जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून, पंचायत समितीच्या माध्यमातून लुटण्याचं काम अशोक चव्हाण आणि प्रताप पाटलांनी केलेलं आहे. मित्रहो, सत्तेमध्ये अशोक चव्हाण, प्रताप पाटील, हेमंत पाटील ही सगळी मंडळी एका ठिकाणी आहे आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने एक यांनी नाटक सुरू केलेलं आहे. अशोक चव्हाण म्हणते चिखलीकरांचा आमचा काही संबंध नाही. चिखलीकर काही दिवसामध्ये मुस्लिम आणि बौद्ध वस्तीमध्ये येऊन आमचा राष्ट्रवादी पक्ष आहे, आमचा भाजपचा काही संबंध नाही, असे भाषण या भागामध्ये होणार आहेत. कारण अशोक चव्हाणला तुम्ही ओळखता आणि त्या चिखलीकरांना माझ्या मतदारसंघातला असल्यामुळे मी जास्त ओळखतो. एकदा सगळ्या मुस्लिम बांधवांनी त्यांनी शिवसेनेमध्ये असताना धनुष्यबाणाच्या नावावर त्याला मतदान केलं होतं. मतदान घेताना मी तुमचा आहे म्हणला आणि निवडून आला की भाजपमध्ये गेला. पुन्हा तुमच्या या भागामध्ये येणार आहे. त्या लबाड लांडग्याला या ठिकाणी थारा देऊ नये हे सांगण्यासाठी मी लोहा कंधार मतदारसंघातून इथं आलेला. मित्रहो, तुमच्या आमच्यासाठी लढणारा पक्ष जर कोणता असेल, तुमच्या आमच्यासाठी अन्याय झाल्यावर रस्त्यावर उतरून तुम्हाला न्याय मिळवून देणारा पक्ष जर कोणता असेल, तुमच्यासाठी रात्रंदिवस काम करणारा नेता जर कोण असेल तर ते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आहेत. मित्रहो, इथला दलित असेल, इथला मुसलमान असेल, इथला ओबीसी असेल, या सर्वांना न्याय देण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडी या ठिकाणी करत आहे. मला खात्री आहे की या वार्डामध्ये जानीभाई सारखा एक ताकदवान माणूस, 4 टर्म नगरसेवक म्हणून त्या महानगरपालिकेमधला अनुभव असलेला माणूस या वार्डामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये समोर येणार आहे. मित्रहो, या ठिकाणी मुस्लिम समाज बांधवांच्या मतामध्ये फोड केली जाणार आहे, इथल्या दलित बांधवांच्या मतामध्ये फोड केली जाणार आहे. मी आपल्याला खात्री देतो, या भागाचा इथला जिल्हाध्यक्ष म्हणून तुम्ही आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक जर त्या महानगरपालिकेमध्ये पाठवले तर नक्कीच अशोकराव चव्हाणच्या त्या महानगरपालिकेमधल्या त्या प्रशासनाला त्या ठिकाणी घाम फोडल्याशिवाय आमचे नगरसेवक राहणार नाही. वेळ खूप कमी आहे, खूप बोलायचं होतं, पण एक उदाहरण सांगतो आणि माझी रजा घेतो. आमच्या जिल्ह्याचे महासचिव श्यामभाऊ कांबळे आहेत, त्यांच्या घरी एकदा मी गेलो. दारामध्ये एक 5-25 कोंबड्या होत्या. श्यामभाऊना हातामध्ये ज्वारी घेतली, त्या कोंबड्याकडे हात केला आणि पक 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 म्हणा सुरू केली. कोंबड्या जवळ आल्या, त्यांना वाटलं मालकाच्या हातामध्ये ज्वारी आहे, मालक आपल्याला ज्वारी देईल. पण श्यामभाऊना हात मागे घेतला, कोंबड्या निघून गेल्या. दुसऱ्या वेळेस पुन्हा श्यामभाऊना हात समोर केला आणि पुन्हा पक 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 म्हणा सुरू केला. पुन्हा कोंबड्या जवळ आल्या, पुन्हा या बहादरानं हात मागे घेतला. तिसऱ्या वेळेस हात पुढे केला श्यामभाऊनं, पुन्हा पक 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 म्हणा सुरू केला. पुन्हा कोंबड्या आल्या. पण मित्र हो, जेव्हा 4थ्या वारीला श्यामभाऊनं हात समोर केला आणि पक 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 म्हणा सुरू केले, श्यामभाऊच्या घशाला कोरड पडली, पण कोंबड्या काही जवळ आल्या नाही. मला सांगा, 1.5 किलोची कोंबडी, त्याचा 1.25 ग्रामचा मेंदू, त्याला कळाले श्याम कांबळे नुसता पक 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 म्हणाले आपल्याला जेवारी देत नाही. गेल्या 70 वर्षापासून या नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण आपल्याला इथल्या दलित असेल, मुस्लिमान असेल, यांना नुसतं पक 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 निवडणूक आली की म्हणते काहीच विकास करत नाही. पण या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये इथला दलित असेल,
इथला मुसलमान असेल, इथला ओबीसी असेल, अशोक चव्हाण आणि प्रताप पाटीलला पक 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 म्हणायचंय आणि मतदान या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीला द्यायचंय. आपण ते नक्की कराल अशी अपेक्षा या ठिकाणी बाळगतो. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल एकदा सर्वांचं मनापासून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आपले आभार मानतो आणि माझी रजा घेतो. जय भीम, जय बसव, जय शिवराय, जय भीम. बहुत बहुत धन्यवाद. इस खूबसूरत स्पीच के बाद, इस अच्छे से भाषण के बाद, निर्णायक निर्णय पर पहुंचने वाले इस भाषण के प्रति मैं अगले प्रत्याशी को, व्यक्ति को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं. माननीय इंजीनियर प्रशांत इंगोले जी, माजी अध्यक्ष उत्तर विधानसभा वंचित बहुजन आघाड़ी. ये युवा भी हैं, नेतृत्व अच्छा करते हैं, प्रतिभाशाली हैं. मैं प्रशांत इंगोले जी से विनंती करता हूं कि मंच पर आए और अपने विचार प्रकट करें. सर्वांना जय भीम, जय भीम, जय भीम. आज आपल्या एरियामध्ये युवा आयकॉन सुजातदादा आंबेडकर आलेले आहेत. म्हणून या सर्व माझ्या बौद्ध बांधवांना, माझ्या मुस्लिम बांधवांना मी टाळ्या वाजवून साहेबांचं स्वागत करावं ही विनंती करतो. तसेच मागे काही दिवसापूर्वी सय्यद जानीभाई अत्तरभाई यांनी आपल्या वंचित बहुजन आघाडीत बाळासाहेबांवर विश्वास ठेवून त्यांनी प्रवेश केला आहे. आज तसेच शेख अझहर अली असे उच्च शिक्षित मुस्लिम तरुण सुद्धा आज वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश करत आहेत. मी त्या सर्व प्रवेश केलेल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं बाळासाहेबाच्या वतीनं खूप खूप स्वागत करतो. मित्र, बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला काय शिकवलं? बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला स्वाभिमान शिकवला. माझा समाज हा एवढा स्वाभिमानी आहे की सुजातभाई, मागच्या विधानसभेला 4 उमेदवार पैसे वाटत होते नांदेड उत्तरमध्ये, तरी माझा समाज कुठं टकमकला नाही. सगळ्यांनी आपल्या वंचित बहुजन आघाडीला मतदान केल्याबद्दल मी सगळ्यांचा प्रथम धन्यवाद मानतो. मित्र, आज वंचित बहुजन आघाडी हा पक्ष फक्त एका बौद्ध समाजाचा राहिलेला नाही. आज या पक्षामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणाने मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, मायक्रो ओबीसी समाज हे सर्व घटक मिळून हा वंचित बहुजन आघाडी पक्ष झालेला आहे. आज आपल्या 7 नंबर प्रभागामध्ये ही जी सुजात आंबेडकर साहेबांची जी सभा आहे, या सभेमधून आपण एवढ्या जनसंख्येने उपस्थित दाखवून आम्हाला हे प्रॉमिस दिलेलं आहे की हे प्रभागामधून मी आपल्या वतीनं सुजातभाई आंबेडकरांना प्रॉमिस देतो की या प्रभागामधून 4च्या 4 नगरसेवक हे वंचित बहुजन आघाडीचे आपण निवडून देणार. आज परिस्थिती खूप गंभीर आहे. राज्यामध्ये, देशामध्ये बीजेपीचं सरकार हाहाकार माजवत आहे. RSS नागासारखा फणा काढून बसलेला आहे. या RSSला जर हरवायचं असेल तर आपल्या बौद्ध बांधवांनी, आपल्या अनुसूचित जातीच्या बांधवांनी, ओबीसी बांधवांनी तसेच मुस्लिम बांधवांनी एकमेकाच्या हातात हात घेऊन या सापाला मारलं पाहिजे. आपण आज मागे दिवसेंदिवस राजनीतीमध्ये असे परिवर्तन व्हायलेत की कोण कोणत्या पक्षात चाललंय, कोण कुठून कुठं चाललंय काय कळणार गेले. नांदेड जिल्ह्यातील, शहरातील मुस्लिम समाज एकेकाळी अशोक चव्हाणांना त्यांचा मसिहा मानत होता. हा मसिहा त्यांना कधी सोडून गेला हे त्यांना कळालंच नाही. म्हणून अशा जातीवादी लोकांना जर हरवायचं असेल तर हे काय करतात, आपल्या दलित मुस्लिम एरियामध्ये फक्त पैसे वाटतात. पण त्यांना हे सुद्धा विधानसभेत कळालं की पैसे वाटून काहीच होत नाही. बाबा किती पैसे द्यायचे दे, तू काय सोयाबीन विकून अण्णा गेलास, आमच्याच नावचे पैसे खायलास. आज जिल्ह्यामध्ये आपल्या बाबासाहेबांना संविधानामध्ये दिलेला 126 कोटी रुपयाचा, 126 कोटी रुपयाचा दलित वस्तीचा निधी येऊन पडलेला आहे. मित्रांनो, त्यापैकी 60 कोटी निधी हा आपल्या वस्त्यांसाठी, शहरासाठी ठेवलेला आहे. या शहरासाठी आता जो बीजेपीचा जो पालकमंत्री आहे तो सर्रास 15% मागून 15% जो देईल त्याला ते काम वाटप करत आहे. म्हणून येणाऱ्या काळात आपल्याला खूप संघर्ष करायचा आहे. हे जे आपल्या वस्त्या सुधारत नाहीत. आता मागे सुजातभाई हा मोठा रोड जो केलाय तो दलित वस्तीमध्ये 6 कोटी रुपयाचा रोड केला.
त्यावेळेस आम्ही अशोक चव्हाणांना रस्त्यावर रोखून त्याचं उद्घाटन थांबवलं होतं की आम्ही काळ्या झेंडे दाखवून निषेध केला होता. का रे बाबा अशोक चव्हाण, तुला हे मोठ्या रस्त्याला दुसरीकडून पैसे आणता येणार काय? आमच्या दलित वस्तीचा निधी, आमच्या गल्ल्याच्या नाल्या रस्ते याच्यासाठी तुला का वापरता येत नाही? सुजात भाई, मी आंबेडकर नगरमध्ये लहानपण माझं गेलेलं आहे. मी त्या एक मोठा नाला आहे, तो मागील 30 वर्षापासून तसाच नाला आहे. त्या नाल्याचा कोणीच आतापर्यंत त्याचं एस्टिमेट, लोकसंख्या एवढी वाढली पण नाला जशाला तसाच आहे. तसंच आमच्या पाण्याचे प्रॉब्लेम आहेत. आमचा एवढा निधी 60-60 कोटी रुपये आमच्या शहराच्या दलित वस्त्यांच्यासाठी विकासासाठी जो निधी महानगरपालिकेला येतो, हे सर्रास त्याच्यावर डाका टाकत आहेत. कारण का की आमचे बोलणारे प्रतिनिधी तिथे जात नाहीत. म्हणून माझ्या बांधवांना कळकळीची विनंती आहे की बोलणारे प्रतिनिधी येणाऱ्या महानगरपालिकेत सभागृहात पाठवावे. एवढं बोलतो कारण सुजात भाईंना आपल्याला ऐकायचं आहे, म्हणून मी माझे लांबलेलं भाषण थांबवतो. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. क्या है? आता पूरग्रस्ताचे यांचा एक प्रॉब्लेम आहे. एकता नगरला आतापर्यंत पैसे आले नाहीत की भाऊ 2 दिवस थांबा. सुजात भाईच्या आपल्या नांदेड जिल्ह्यात 2 दिवस सभा आहेत. आपण मंगळवारी कलेक्टरकडे जाऊ, त्या तहसीलदाराचा गळा पकडून ते पैसे तुम्हाला मी घेऊन देतो, याची काळजी करू नका. आम्ही मागे 2024चे पैसे जे 14,000 लोकांचे पैसे होते, आमचे फारुख सरांनी 2 दिवस आमरण उपोषण कलेक्टर ऑफिसला करून 14 लाख लोकांना खात्यात आम्ही 8 दिवसात पैसे टाकलेत. म्हणून तुम्ही काही काळजी करू नका. जय भीम. क्या बात है इंगुल्ले साहब। और अब इसके बाद मैं अगले प्रवक्ता को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सन्मान्य श्री श्याम भाऊ कांबड़े जी, महासचिव वंचित बहुजन आघाड़ी के, वो मंच पर आए और अपने विचार प्रकट करें। और सभी प्रवक्ताओं से विनती है कि समय का थोड़ा ध्यान रखें। मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय वक्ते, वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते आदरणीय सुजात साहेब आंबेडकर, राज्याचे उपाध्यक्ष फारुख अहमद सर, आदरणीय शिवभाऊ नरंगले, कैलासजी वाघमारे, प्रशांतजी इंगोले, आणि ज्यांनी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश करून वंचित बहुजन आघाडीची या भागातलीच नव्हे तर पूर्ण नांदेड जिल्ह्याची एक ताकद वाढली आहे, ते आदरणीय सय्यद जानीभाई आणि सर्वच आपण या प्रभागातील माता बंधू भगिनींनो. प्रथमतः ही क्रांतीभूमी आहे, ही चळवळीची भूमी आहे. या चळवळीच्या भूमीला, या क्रांतीभूमीला या ठिकाणी मी त्रिवार अभिवादन करतो आणि अपेक्षाही करतो की या चळवळीच्या भूमीतून परिवर्तनाची एक नवी लाट या वेळेला या भागातून यावी. बंधू भगिनींनो, आपण सातत्यानं ज्या माणसांच्या विरोधात 5-5 वर्ष बोलतो, निवडणूक आल्या की मात्र ते सर्व विसरून जातो. आपल्यातलेच काही माणसं आपल्या दारावर येतात आणि ह्या माणसांची दलाली करत आपली दिशाभूल करतात आणि आपणही त्याला बळी पडतो. म्हणजे अशोक चव्हाण, प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या विरोधात 5 वर्ष आपण बोलतो आणि निवडणुकीमध्ये मात्र आपण ते विसरून जातो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगर आणि या जिल्ह्याचा मशिहा म्हणून मिरवणाऱ्या अशोक चव्हाणाचा घराचं अंतर जर बघितलं तर मला वाटतं ते काही फुटावरच आहे. अशोक चव्हाणाच्या घराच्या समोर साधा दगड पडला तरी महापालिकेच्या गाड्या येऊन उभं टाकतात. त्याच्या गलीमधल्या सामान्य नागरिकाच्या घरासमोर गटाराचं थोडंसं झाकण जरी वर आलं तरी त्या ठिकाणी महानगरपालिका आणि इथलं प्रशासन येऊन थांबतंय. मात्र त्याला लागून असणारे आंबेडकर नगर असेल, त्याला लागून असणारं श्रावस्ती नगर असेल, त्याला लागून असणारं जयभीम नगर असेल, हा भाग ज्या भागात ही सभा होते ते लेबर कॉलनीचा भाग आहे. या भागामध्ये वारंवार तक्रारी करून देखील त्या ठिकाणी महानगरपालिकेची साधी कचऱ्याची गाडी देखील येत नाही. या भागातला विकास केवळ आणि केवळ इथल्या काही दलाल भडीवांना हाताशी धरून अशोक चव्हाण आणि त्याची टीम या ठिकाणी राजकारण करत आहे.
मी जेव्हा सुरुवातीला म्हणालो की ही क्रांतीभूमी आहे, या भूमीतून परिवर्तनाची लाट अपेक्षित आहे, मुरदाड केलेल्या या भागातल्या कार्यकर्त्यांना आंबेडकरी विचाराची चळवळ संपविण्याचं काम इथल्या चव्हाण घराण्याने केलेलं आहे. निवडणुकीमध्ये प्रत्येक भागातून गुंडांना समोर करून निवडून आणण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे. निवडणुका समोर आहेत आणि जानीबाईच्या रूपानं या भागामध्ये आम्हाला एक नवी ताकद, नवी ऊर्जा या ठिकाणी मिळालेली आहे. वारंवार आम्ही तुमच्या समोर येणार आहोत. यावेळेस तुम्हाला आम्ही हात जोडणार आहोत, यावेळेस तुम्हाला आम्ही विनंत्या करणार आहोत, यावेळेस तुमच्यामधला जमीर जागा करण्यासाठी आम्ही लागेल ती तुमच्या समोर येऊन आम्ही तुमच्या हातापाया पडणार आहोत. माता बंधू भगिनींनो, अख्ख्या महाराष्ट्राचं लक्ष या नांदेड जिल्ह्याकडे आहे. या नांदेड जिल्ह्यातून परत एकदा क्रांती झालेली आहे. सरदार देवडकर बाळासाहेब आंबेडकर ज्या पद्धतीनं या देशामध्ये तुमच्या आमच्यासाठी लढत आहेत, ती बाब लक्षात घ्या. इथून आपण निकाल देणार आहोत की नाही हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारा. प्रस्थापितांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. साध्या घरकुलच्या फाईलसाठी आपल्याला काय काय करावं लागतं त्याला माहित आहे. इथं ताकद आहे. या भागातून आपला नगरसेवक निवडून येऊ शकतो नव्हे, या महानगरपालिकेवर आपला झेंडा फडकू शकतो एवढी ताकद त्या वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आपल्यामध्ये आहे. आपण जर ठरवलं तर, पण हे होत नाही. एक विनंती करतो की आपल्यामध्ये तित्तर आहेत ना, तित्तर जे सोडलेले आहेत, त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. काही लोक आहेत ज्यांची घरं अशोक चव्हाणांच्या घरचा फंडाशिवाय चालत नाहीत, त्यांना लक्षात ठेवा आणि त्या परिवर्तनवादी चळवळीची ताकद वाढवा, वंचित बहुजन आघाडीची ताकद वाढवा, सरदार देवडकर बाळासाहेब आंबेडकरांची ताकद वाढवा. एवढं एक नम्र आव्हान या ठिकाणी करतो. वारंवार आम्ही तुमच्या समोर येणार आहोत एवढं आश्वासन या ठिकाणी देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय भीम. चलिए, इसके बाद आपके अपने प्रभाग नंबर 7 के मांझी नगर सेवक 4 बार इस प्रभाग से महानगर पालिका में एक सक्षम, निर्भयता, निरपेक्षता, एकता, अखंडता का प्रतीक रहे कैंडिडेट मैं सैयद जानी भाई को, जो इस कार्यक्रम के आयोजक है, उन्हें मंच पर दावत देता हूं कि जानी भाई स्टेज पर आए. इस शेर के साथ कि भूली हुई यादों में कोई चिराग नहीं जलता, भूली हुई यादों में कोई चिराग नहीं जलता. एक इलेक्शन अगर गैप हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आज भी लोगों के दिलों में ये प्यार है. देखो जानी भाई, इतना मजमा आपके लिए ही जमा नहीं होता. आइए मिस्टर जानी भाई. जानी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जानी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जानी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर. नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर. आज के इस सभा के अध्यक्ष सुजात भाई अंबेडकर, उनके साथ फारूक अहमद साहब और प्रशांत इंगोले जी, शिवा भाऊ, श्याम भाऊ, अथर भाई, मुन्ना भाई और इस मंच पे जितने बैठे हैं वो सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं. और मैं आप सुजात भाई आपके सामने मेरा ये ख्याल जाहिर करता हूं. मैं प्रकाश जी अंबेडकर साहब से मुलाकात किया, जहां पर अली जनाब फारूक अहमद साहब, प्रशांत भाई इंगोले, मुन्ना भाई, अथर भाई, इनके साथ जाकर लातूर में उनसे मुलाकात किया. मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमारा तारुफ लिया और कहा कि भाई जानी भाई आपको मैं पहचानता हूं, आप जाइए और फारूक अहमद जी के साथ जाकर, प्रशांत इंगोले साहब के साथ जाकर रेस्ट हाउस में आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए. हमने उनकी बात मानी और उसी दूसरे दिन हम फारूक भाई के साथ पत्रकार परिषद लेकर रेस्ट हाउस में हम प्रवेश हो गए. मेरा कहना ये है कि भाई आने वाले 2025 के इलेक्शन में मैं सुजात भाई अंबेडकर, बाला साहब अंबेडकर साहब, जिन्होंने अगर मुझे इस प्रभाग से टिकट दिया
तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने की तैयारी करूंगा। मेरा इतना ही कहना है कि भाई मैं हर समाज के साथ, हर मज़हब के साथ गौर गरीब का काम करता और करता रहूंगा। फिर भी आने वाले इलेक्शनों में प्रभाग में जो जो डेवलपमेंट का काम है वो काम भी करूंगा। मेरा साबिका अशोक चौहान से हुआ था, लेकिन वो 1996 में जब काबदे साहब लोकसभा के मेंबर बने और अशोक चौहान, नंदीपाल बरारा वो मेरे घर पे आए और मुझे बुलाया उन्होंने कि भाई जानी भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हमारे को मदद कीजिए। तो मैं बोला अभी आता हूँ बोलकर मैं कम से कम 1 घंटा मेरे घर के सामने अशोक चौहान खड़ा रहा। 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हमने शंकरराव चौहान जो गृह मंत्री थे उनको काली झंडी बताने के लिए 200 बच्चों के साथ नई आबादी के सामने खड़े रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम हुआ, पुलिस प्रशासन को मालूम हुआ, तो उन्होंने गोकुल नगर से उनका काफिला लेकर चले गए। तो इतना मैं कहता हूँ कि भाई ये लोग जो आज मेरे साथ जो टिकट और मेरे लिए कोशिश नहीं करते और मेरे से बगावत करते हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ उसी रवैये से रहूँगा जो उन्होंने अपना रवैया अख्तियार किया। इतना कहते हुए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। दे देने का वापिस। धन्यवाद। देखिए जानी भाई जैसा भी बोल रहे थे, बात बता रहे थे, इस बात का एक सबूत मैं हूँ स्टेज पर कि जब 92 की बात आई बाबरी मस्जिद की, नहीं ये बात बोलना ज़रूरी है, शॉर्ट में ही बोलूँगा लेकिन बोलूँगा ज़रूर। मुझे 92 में, मैं 7 साल की मेरी उम्र थी, फारूक साहब, हम लोग गली में क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे छोटे, और उस दौर में अजहरुद्दीन और युवराज सिंह और नौजीन सिद्धू का बड़ा जुनून था, हमारे को मोहब्बत थी। हम बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पता नहीं कि बाबरी मस्जिद होती क्या है, हम लोग छोटे बच्चे थे, कोई चीज़ का इल्म नहीं था। लेकिन अचानक दंगा हुआ, मेरे पैर में गोली लगी थी उस वक्त 92 में, 7 साल की उम्र में। तो मुझे याद है कि इस व्यक्ति ने मुझे दवाखाने में लाकर खाना खिलाया था कि छोटे बच्चे किसके भी हो, किसी की भी ज़ात धर्म के हो, आज दवाखानों में पड़े हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं, पुलिस दवाखाने आने देती नहीं थी, हमारे पेरेंट्स को जाने नहीं देती थी। लेकिन वैसे में भी ये जब ये नगर सेवक थे वहाँ आए, जितनी कर सकते थे उन्होंने करे। मैं उसी खर्च को आज चुकाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जानी भाई आपकी उस काम के लिए, आगे आने वाले काम के लिए भी। तो मैं अगले स्टेज पर जिस व्यक्ति को बुला रहा हूँ, मैं हमेशा उनके आने पर ये शेर कहता कि तेरी आमद है कि हरन काँप रहा है। शेर की आमद है कि हरन काँप रहा है, थोड़ा ठहर कर देख विरोधी, स्टेज पर फारूक अहमद आ रहा है, जिसकी आवाज़ मर्दों वाला लबो लहजा होता है, जो प्रशासन से लड़कर मांगने की ताकत रखता है, उसी को सारा शहर फारूक अहमद कहता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी महामानवों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा वंचित बहुजन रवां अली जनाब सुजात भाई अंकर साहब, जिनके संयोजन में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। ऐसे हमारे ज़बरदस्त माजी नगर सेवक सैयद जानी साहब, पार्टी के मंच पर बैठे हुए माजी जिलाध्यक्ष और इधर के उत्तर के उम्मीदवार रहे प्रशांत दिंगोले जी, दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवाना रंगले जी, और तमाम पदाधिकारी जिनके नाम लेने में मैं वक्त इसलिए नहीं गंवाऊंगा, सिर्फ 33 मिनट बचे हैं और आपको दादा को भी सुनना है। इसलिए सभी सम्मानीय विचारमंद बड़ी तादाद में जमा नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक बात मैं साफ करता हूँ कि आज की ये सभा जो यहाँ पर प्रभाग नंबर 7 में लेबर कॉलोनी में जैतवन मैदान में होने जा रही है, यही सभा का एक बिगुल फूंकने का काम करती है कि आने वाले वक्त में नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका में परिवर्तन होना अटल है और परिवर्तन इंशाल्लाह होकर रहेगा। क्योंकि जब भी जय भीम और जय मीम की जोड़ लगती है तो परिवर्तन और इनकलाब आता है। ये तारीख ने देखा है
आने वाले दौर में ये परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? मुझसे पहले सभी मुखर्रीन ने, सभी वक्ताओं ने भली भांति आपको बता दिया आने वाला दौर और वक्त कैसे तरीके से आने वाला है। आज आपको अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि औरंगाबाद के अंदर मजदूरों की बस्ती थी, वो भी मिल के मजदूर थे। उन मजदूरों के बस्ती के ऊपर जहां सैकड़ों मकानात बने हुए थे, उनको बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया, लेकिन वहां पर के कोई आमदार खासदार और कोई पार्टी खिलाफ नहीं आई। वहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे उतरने का काम की थी। अभी बताया गया कि आपके इस प्रभाग के अंदर जो हमारी ये बस्तियां हैं, अंबेडकर नगर का भाग होगा, जनता कॉलोनी का भाग होगा, मखदूम नगर होगा या नया आबादी का हिस्सा होगा, ये तमाम बस्तियां बसाने के वक्त में अशोक चौहान के, शंकरराव चौहान के चेले चपाटे नगर सेवक नहीं थे। जब शंकरराव चौहान के या गैर कांग्रेस के नगर सेवक चुनकर आए थे, उन्होंने यहाँ पर दलित मुस्लिम पिछड़े बस्तियों के लिए बस्ती बसाने का काम किया था। और उन बस्तियों को आज तक भी रेगुलराइज करने के नाम पर अशोक चौहान ने पक वाला जो शिवाभाऊ ने उदाहरण दिया, वही काम करने का काम किया। हर इलेक्शन में कहा गया कि आपकी बस्तियों को नियमित कर देंगे, आपकी रजिस्ट्रियां करवा देंगे। अरे कितने 2, 3, 4 वो मुर्गियां, 1.5 किलो की मुर्गी का 1.5 ग्राम दिमाग हो के भी चौथी बार शाम 5, 6 बार हमारे लोगों को से सब्जी बेचने की मंडी पे नहीं थी। महात्मा फुले के नाम से सब्जी की मंडी थी कि नहीं थी? अब वो मंडी है कि नहीं है? सब्जी बेचने की दुकान अशोक चौहान के चमचे लगाते क्या? फल बेचने की दुकान अशोक चौहान के चमचे लगाते क्या? वो तुम्हारे हमारे जैसे गोर गरीब लोग सब्जी बेचते थे, फल बेचते थे, उसने वो मंडी को खत्म कर दिया। वहां पर बाजू में महात्मा फुले के बाजू में एक सभागृह था, जहां हमारे बच्चों की सस्ते दामों पे शादियां होती थी। वो सभागृह था कि नहीं था? आज वो सभागृह है कि नहीं है? खत्म हो गया। वहां पे हमारे जैसे लोअर क्लास लोगों को दुकानें मिलती थी, आज वो दुकानें वहां से खत्म कर दी गई। और आपकी सब्जी मंडियों को तोड़कर, आपके सभागृह को तोड़कर, उसके ऊपर बुलडोजर चलाकर जो दुकानें बनाई गई है, 2.5, 3 करोड़ की दुकानें, न तुम्हारे बच्चों के काम की, न हमारे बच्चों के काम की। अरे तुम्हारे हमारे महानगर पालिका की जमीन पर करोड़पतियों का मॉल बनता है और आपका सब्जी मार्केट तोड़ दिया जाता है, आपका शादी खाना तोड़ दिया जाता है, आपकी दुकानें तोड़ दी जाती है। कल आपकी बस्तियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, इसकी गारंटी कोई दे सकता है क्या? और अगर ये मान लो कि कल को अगर अशोक चौहान के चले चपाटे और भाजपा के जैसे संघीवादी सत्ता में आ गए, तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर बुलडोजर चलने से अगर रोकना है, दिल पे हाथ रख के बोलो, इस प्रशासन के सामने पुलिस बस्तियों पे चलने वाले बुलडोजर को रोकने का दम, खम, काबिलियत सिवाय में, काबिलियत लीडरों में, आज हम उन चीजों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे और बहादुर नगर सेवक चुनकर आए। लोग हमको पूछ रहे हैं जानी भाई को प्रवेश कैसा क्या दिएगी। मैंने कहा कि जानी भाई भी पहले मांझी नगर सेवक है, 1 नहीं 4 बार रहे, कोई बात नहीं। जानी भाई 4 बार नगर सेवक रहे, लेकिन जानी भाई ने गुत्तेदारी नहीं करे। जानी भाई 4 बार नगर सेवक रहे, उन्होंने प्रस्थापितों की दलाली नहीं करे। जानी भाई 4 बार नगर सेवक रहे, लेकिन कभी अशोक चौहान के सामने घुटने नहीं टेके। ये जानी भाई की खूबी है। जानी भाई को बोलना आता कि नहीं आता नहीं मालूम, लेकिन जानी भाई को ठोकना आता है, और ठोकने वाला मांझी नगर सेवक आज वंचित बहुजन आघाड़ी में जुड़ा है। वंचित बहुजन आघाड़ी खाली भाषण करती है ऐसा नहीं है, यहाँ पे भाषण भी होता है, यहाँ काम भी होता है, और जरूरत पड़ी तो ठोका ठाकी भी होती है।
इसलिए आने वाले वक्त में यह सब चीजों की तैयारी रखनी पड़ेगी। हम राजनीति की सूरत बदलना चाहते हैं, हम राजनीति क्रिमिनल की राजनीति हटाना चाहते हैं, लेकिन नाइंसाफी के खिलाफ में डट कर लड़ने की राजनीति खड़ा करना चाहते हैं। अगर कोई जालिम जुल्म करेगा तो उस जालिम को ठोकने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। अगर किसी एक आम आदमी की जमीन पर जाके हमारी ताकत से हमारा कोई बंदा कब्जा नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई जालिम कब्जा करेगा तो उस जालिम के कब्जे को उखाड़ के फेंकने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी की टीम करेगी। और उसके लिए हमको कौम के हक में जनता के लिए लड़ने वाले नगर सेवक बनाने हैं। उस तरीके से पार्टी का संगठन मजबूत करना है। हमको कौम के लिए ईमानदार नेता चुनने हैं, नेता बनाने हैं। मैं आवाम को और जनता को भी कहना चाहता हूं कि देखो, आपको दिशा भूल करने का, आपको हमसे तोड़ने का एक ही हथियार है उनके पास। क्योंकि औरंगाबाद के पैठन से धोती लोटा लेके आए वाले शंकरराव चौहान की आल औलादों ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आपको और हमारे से वोटों को बेचकर कमाई है, और वही पैसा बांटकर गांधी जी गलियों में छोड़कर वो वंचित को हराने की साजिश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन अपने वजूद का इलेक्शन है। ये इलेक्शन बुलडोजर की राजनीति को रोकने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन अपने अस्तित्व को मनवाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आरएसएस और भाजपा के साथ दो हाथ करने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर आप मजबूती के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ खड़े रहिए। इस इलेक्शन में गांधी को भी नहीं चलने देना है और गोडसे को भी नहीं चलने देना है। गोडसे और गांधी को रोकने की ताकत सिर्फ अगर किसी में है, फुले शाह अंबेडकर में है। इसलिए फुले शाह अंबेडकर का विचार और उसको मियां भाई की साथ अगर मिल जाती है तो यकीन मानिए इस नांदेड़ के सुनहरे दिनों को वापस लाने का काम करेंगे। और यहाँ पर आवाम की हुकूमत कैसे काम करती है, आवाम के नुमाइंदे कैसे काम करते हैं, ये जो प्रशासन मस्ती में आया है ना, जो अभी आके बोले हमारे पैसे मिले नहीं, अरे तुम एक घर के एक गली की क्या बात कर रहे। ये अशोक चौहान के चेले चपाटों में दम नहीं था। 2024 के पिछले साल के 14,887 पूरग्रस्तों के सर्वे में आए वाली यादी को बोगस यादी बोल के दबाने का काम इन्होंने किए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के एक दनके के अंदर 14,887 लोगों के खाते में पैसे डालना पड़ा। एक नगर सेवक नहीं है, एक आमदार नहीं है, एक खासदार नहीं है, फिर भी पावर है, क्योंकि इस पावर का नाम अंबेडकर है, इस पावर का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है, इस पावर का नाम संविधान है। याद रखो, मनुवाद के खिलाफ अंबेडकरवाद से लड़ा जा सकता है। और आज के मनुवाद को या आरएसएस के चड्डी गैंग को ठिकाने लगाने का काम करना है तो फुले शाह अंबेडकर नाम की लाठी काठी उठानी पड़ेगी। फुले शाह अंबेडकरवाद को हथियार बनाना पड़ेगा। फुले शाह अंबेडकरवाद क्या है? संविधानवाद है। संविधानवाद क्या है? वो मसावत उसकी बुनियाद है, जो मसावत 7वीं सदी में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी। उस मसावत की बुनियाद पे खड़ा फुले शाह अंबेडकरवाद ही आने वाले वक्त में हथियार बनेगा। आपको सुजात भाई को सुनना है, इसलिए मैं फिर कभी ऐसे जलसे होते रहेंगे, ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, आपसे बात करने के 1000 मौके मिलेंगे, तब आपसे आगे की बात होगी। सुजात भाई के लिए मैं मंच को खाली करता हूं, अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय मीम, जय संविधान। फारूक सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक अहमद साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए हवाएं भी ठहर जाती होगी, क्योंकि बात सच हो तो परिंदे भी सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। ये चहकती चिड़ियाओं के दिल भी कहते हैं कि सच सुनकर सच के साथ चलें। आइए, हम तो इंसान हैं, हम तो मानव है, हमारा अधिकार इस धरती से प्यारा है। तो अगले में प्रवक्ता को बड़ी आपके बीच ज़्यादा न रुकते हुए इस शेर के साथ बुलाता हूँ कि आए हो तो मोहब्बतों का पैगाम देना,
आए हो तो मोहब्बतों का पैगाम देना। नांदेड़ क्रांतिकारियों की धरती है, इसे अपना नया नाम भी देना। तेरी मोहब्बत के साथ हम चलेंगे, सारा शहर जिसे सुजात कहता है, मैं उसे ये स्टेज सौंपता हूँ। आइए सन्माननीय श्रीमान सुजात दादा भाऊ इस मंच पर आपके बीच। सुजात दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुजात दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुजात दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे तक आवाज आ रही है? अगर आखिरी के लोगों को आवाज आ रही है तो हाथ ऊपर करके दिखाए और मेरे साथ एक नारा लगाए, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, वंचित बहुजन आघाडीचा जय 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 भीम, बालासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्वात प्रथम समतेचे विचार रुजवणाऱ्या सर्व महामानवांना त्रिवार अभिवादन करतो, वंदन करतो आणि इथे उपस्थित माझ्या माता भगिनी, वडीलधारी मंडळी, तसेच स्टेजवरचे सगळे मान्यवर, इथे उपस्थित या चळवळीतले तमाम साथीदार, यहाँ मौजूद मेरे सारे भाई और जो लोग बाहर आने से डरते हैं और घर बैठे हम सब की तकरीरें सुन रहे हैं, उन सबको मेरा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय लहूजी, जय मल्हार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातू आणि क्रांतिकारी जय भीम। आज मैं यहाँ आया हूं तो भाषण देने नहीं, आप सबके वोट मांगने नहीं, तो आप सबको आगाह करने को। और आप सबको आगाह करने को किससे? तो एक सांप से और एक भेड़िए से। आपको सांप और भेड़िए की स्टोरी पता है क्या? नहीं पता तो मैं बताता हूं। एक परिवार है, वो परिवार अपने घर में बसा है, वो घर के बाहर एक भेड़ियों का झुंड घूम रहा है और उस घर के अंदर एक जहरीला सांप भी घुसा हुआ है। तो अभी आप बताओ कि आप उस परिवार का एक सदस्य रहते, अभी अगर आप उस घर के एक सदस्य रहते तो आप अपने आप को किससे बचाते? पहले अपने आप को बचाते बाहर के भेड़ियों से जो सबको दिख रहे, जो सबको सुनाई दे रहे, या दूसरी तरफ आप अपने आप को बचाओगे उस सांप से जो घर के अंदर घुसा हुआ है और किसी को नहीं पता हो वो घुसा हुआ है। आप अपना बचाओ, आप अपना डिफेंस किससे पहले करोगे? सांप से या भेड़िए से? किससे करोगे? किससे करोगे? सांप से या भेड़िए से? सांप से या भेड़िए से? सांप से। मैं वापस पूछता हूं, मैं वापस दोहराता हूं, ज्यांना नाही कळलं त्यांच्यासाठी मराठीत सांगतो। तुम्ही एका घरामध्ये आहात, तुमच्या परिवारासकट, तुमच्या घराबाहेर काही कोल्हे लांडगे फिरतायत। अख्ख्या जगाला माहिती आहे बाहेर कोल्हे लांडगे तुम्हाला डोळ्यांनी दिसतायत, त्यांचा ओरडण्याचा, त्यांच्या भुंकण्याचा आवाज तुम्हाला येतोय। आणि दुसऱ्या बाजूला तुमच्या घरात एक विषारी साप घुसलाय, तुम्ही सोडून कोणाला नाही माहिती तो साप घुसलाय, घरच्यातल्या लोकांना माहिती नाही की घरात साप घुसलाय। तर आता तुम्ही सगळ्यात पहिले सावध कोशापासून होणार? घरात असलेल्या सापापासून का घराबाहेरच्या कोल्ह्यांपासून? फिर से पूछता हूं, आप सबसे पहले किसको मारोगे, किससे बचोगे? घर के अंदर के सांप से या बाहर के भेड़ियों से? सांप से। और अभी मैं आपको धीरे से बताता हूं कि ये सांप कौन है और भेड़िया कौन है। अगर हम महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो बाहर खड़े हुए भेड़िए हैं भाजपा, आरएसएस, शिंदे गठ और अजीत गठ, अजीत दादा पवार गठ। हम सबको पता है कि ये भेड़िए घर के बाहर है, ये हम पे हमला करेंगे, ये हमको खाने को, हमको काटने को बाहर खड़े हैं। सबको दिख रहा है, सबको सुनाई दे रहा है।
पर इससे ज्यादा डेंजरस और इससे ज्यादा जहरीला वो सांप है जो हमारे घर में घुसा है और हमको पता नहीं है कि वो सांप हमारे घर में घुसा हुआ है। और उस सांप का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप समझ लो क्यों? क्योंकि इतने साल आपके साथ जो धोखा हुआ है, इतने साल आपको जो फंसाया गया है, वो फंसा गया है सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने। इतने साल तक यहां के मजलूमों ने, यहां के मुसलमानों ने, यहां के वंचितों ने अशोक चव्हाण को वोट दिया। उनके पहले उनके पिताजी शंकर राव चव्हाण को वोट दिया। क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर पार्टी से खड़े रहते थे, वो कांग्रेस से खड़े रहते थे, वो पंजे पे खड़े रहते थे। पर उन्होंने बदले में क्या दिया? हमको कोई विकास दिया, सत्ता दी, मुसलमानों की लीडरशिप खड़े होने दी? नहीं दी। और जब वो भाजपा में चले गए तो वो अपने साथ पूरे उनके लोग, सत्ता और ताकत लेके गए और यहां के मुसलमानों को, यहां के वंचितों को अपने ही हालात पे छोड़ दिया। आप ये परिस्थिति समझ लो कि आज जिन जिन लोगों को हमने वोट दिया, जिन जिन लोगों को हमने ताकत दी, जिन जिन लोगों को हमने सत्ता में बिठाया, उन लोगों ने हमारे पीठ में छुरा कुपसने का काम किया है और हमसे धोखा लेके भाजपा में जाने का काम किया है। और आप ये समझ लो कि इतने साल आपने उनको प्यार दिया, इतने साल आप लोगों ने उन पे भरोसा रखा, इतने साल आप लोगों ने उनको वोटों देके जिताया। उन्होंने 5 मिनट तो सोचा आपके बारे में पार्टी बदलते वक्त कि जिन लोगों ने वोट किया, जिन लोगों ने हमें बड़ा किया, जिन लोगों ने हमें सत्ता पे बिठाया, मेरे जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत लेके मेरे को जिताया, उनका क्या होगा? 5 मिनट तक सोचा उन्होंने? नहीं। उन्होंने सिर्फ 3 चीजों के बारे में सोचा। पहली चीज पॉलिटिकल पावर यानी सत्ता, दूसरी चीज मनी यानी पैसा, और तीसरी चीज बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसके स्कैम के वजह से वो चले गए भाजपा में। अभी आप देखो, आपने इन लोगों को वोट दिया, आपने इन लोगों को ताकत दी, आपने इन लोगों को सत्ता में बिठाया और खुद की प्रॉपर्टी बचाने को, खुद की संपत्ति बचाने को, खुद की मालमत्ता बचाने को, खुद का पैसा बचाने को कुछ मिनट में उन्होंने जेल में जाने से बचने से अच्छा उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा हम भाजपा में जाके बैठ जाए। और जब से अशोक चव्हाण भाजपा में जा गए, अपना काम बहुत आसान हो गया। क्यों बोलूं क्यों? क्योंकि भेड़िया और सांप दोनों घर के बाहर चले गए। और इसीलिए मैं आप सभी को यही आगाह करने आया हूं कि हमारे साथ आज तक जो धोखा हुआ है, जो फसावट हुई है, हमें जो फंसाया गया है, बहलाया गया है, ये रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। और वो तरीका मतलब हमारे कौम में से, हमारे समाज में से, हमारे बस्ती में से, हमारे मोहल्ले में से और हमारे इस पार्टी से ज्यादा लोग चुना के लाए। कुछ भी हो जाए, ये लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आप लिख के लाना, ये मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। और दूसरी तरफ भाइयों और बहनों, हम सबको ये भी समझना चाहिए कि इस परिस्थिति में हमको फंसाने वाले लोग, हमको बहलाने वाले लोग बहुत है। और हर मिनट पे अपने साथ धोखा होता है और हर मिनट पे ये लोग समझते हैं कि अपन येड़े, अपने को सामने दिखता नहीं, समझता नहीं। और उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। जिन जिन लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी पे बी टीम का आरोप लगाया, वो आज सारे लोग आपको बीजेपी में दिखेंगे। अशोक चव्हाण वंचित बहुजन आघाड़ी को बी टीम बोले, चले गए भाजपा में। अजीत दादा वंचित बहुजन आघाड़ी को बी टीम बोले, चले गए भाजपा में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग वंचित बहुजन आघाड़ी को बी टीम बोले, उनकी तो आधी पार्टी चली गई भाजपा में। आपने हिंगोली के आमदार संतोष बांगर 150 करोड़ लेने का आरोप किया था बाला साहब अंबेडकर पे, उनको 50 खोके दिए तो वो हो गए एकदम ओके। और ये चीजें जान लो कि जो आज तक हम पे नाम लगा रहे, इल्जाम लगा रहे,
वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, बहुजनों की और तमाम वंचितों की लीडरशिप खत्म करने के पीछे, क्योंकि उनको सत्ता, पैसा और पॉलिटिकल पावर सिर्फ और सिर्फ अपने घर में चाहिए। दूसरी बात, आप सब ने भारत जोड़ो यात्रा के स्पीचेस देंगे होंगे, आप सब ने राहुल गांधी के बयान देखे होंगे। हर वक्त वो बोलता है कि हम अडानी पावर के खिलाफ है, अडानी जी इस देश को डुबा रहे हैं, अडानी पावर इस देश को डुबा रहे हैं। लेकिन आप उनके पार्टी के लोगों को देखो, महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी प्रणीति शिंदे आज सोलापुर की खासदार है। उनकी पोती के शादी के चीफ गेस्ट बुलाया तो किसको बुलाया? गौतम अडानी को बुलाया। दूसरी तरफ आप अंबानी की शादी देखो, अंबानी के शादी में डीके शिव कुमार था, कर्नाटका का डेप्यूटी सीएम। अडानी के शादी में कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता दिख रहे थे और अडानी की ही शादी में नाचने को उद्धव ठाकरे के फर्जंद भी थे। तो आप समझ लो कि ये समस्या कहां से आती है। ये लोग हमारे वोट लेते हैं अडानी के खिलाफ बात करके, ये लोग हमारे वोट लेते हैं अंबानी के खिलाफ बात करके, और इन्हीं की ही नेता शादी में जाते हैं, उनके रंगललियां मनाते हैं उनके साथ, पॉलिटिकल अलायंसेस, फाइनेंशियल अलायंसेस बनाते हैं उनके साथ। लेकिन अब ये परिस्थिती बदलने का वक्त आ गया। आता आपल्याला ही परिस्थिती बदलायची आहे आणि आता आपल्याला आपल्या हक्काचे, हमारे खुद के लोग, ज्यादा से ज्यादा वोट से हमारे खुद के लोग चुन के लाने हैं। ये हम सबको काम अभी इस आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था में करना है, मतलब करना है। और मैं आपको समझाता हूं कि आप नांदेड़ की स्थिति देखो तो आपको पता चलेगा कि यहां का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, आरोग्य की समस्या है, रास्ते की समस्या है। पिछले महीने में नांदेड़ में बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद भी, आधा नांदेड़ पानी के नीचे जाने के बाद भी आज हमारे घर पे 10 दिन के बाद पानी आता है। ये परिस्थिति हम सबको दिख रही है। तो आप इनका नियोजन देखो, आप इनका प्लानिंग देखो कि नांदेड़ में हर जगह पानी है, नांदेड़ जिले में हर जगह पानी ही पानी है, सिर्फ एक जगह पे पानी नहीं है, वो मतलब आपके घर के नल को। और जब तक आप इस पे एक्शन नहीं लेते, और जब तक कि जिन लोगों ने ये परिस्थिति आप पे लाई है, जब तक आप उन पे एक्शन नहीं लेते, तब तक कुछ बदल नहीं वाला। इसलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं, आप सभी से यही विनंती करना चाहता हूं, मी तुमच्या सगळ्यांकडनं एवढीच विनंती करतो की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला धनगरांचा, माळ्यांचा, साळ्यांचा, तेल्यांचा, कैकाडांचा, घोसाड्यांचा, बौद्धांचा, चर्मकारांचा, मातंगांचा, आदिवासींचा, ढोरांचा, चर्मकारांचा, मुसलमानांचा एक कॉर्पोरेटर निवडून द्यायचा आहे। आणि जेव्हा तुम्ही आपल्या समाजातनं, आपल्या वस्तीतनं, आपल्या हक्काचे एक एक कॉर्पोरेटर निवडून देता, तेव्हा हीच लोक तुमच्यासाठी लढायला समोर येतात, तुमच्यासाठी हिम्मत करून पुढे येतात आणि तुमच्या सर्वांच्या विकासासाठी, तुमच्या सर्वांच्या न्यायासाठी, हक्कांसाठी ते लढत राहतात। आणि आपण आत्ताच हिम्मतवाल्या लढवय्या कॉर्पोरेटर्स बद्दल बोलतोय, तर आत्ताच आपल्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रवेश झालाय तो म्हणजे जानीबाईंचा। जानीबाईंबद्दल मी येताना मला फारुख सरांनी सांगितलं होतं, मागच्या वेळेस जेव्हा आलेलो तेव्हा मला फारुख सरांनी सांगितलं होतं की जानीबाई डॉन आहे, डॉन। मी आलो, जानीबाईंना भेटलो, जानीबाई माझ्याशी खूप प्रेमाने बोलले आणि मग त्यांनी मला म्हटलं कि हम एक प्रोग्राम रखते हैं, आपको प्रोग्राम में आना है। मैं बोला हाँ जरूर आता हूं, कौन सा प्रोग्राम है? वो बोले दवाई वाटप करना है, मेडिसिन बांट रहे हम, वो कार्यक्रम में आना है आपको। मैं 1 मिनट में सोचा कि फारूक सर मेरे को 1-2 मिनट पहले बोले कि ये आदमी डॉन है, डॉन। दूसरी तरफ जानी भाई मेरे को बोल रहे हम मेडिसिन बांटप का काम कर रहे, आपको आना होगा। और फिर मैं समझा कि जो लोग चोरी मारी करते, जो लोग लूटमार करते हैं या जो लोग मारपीट करते हैं, वो डॉन नहीं होते। जो लोग हिम्मत से, जो लोग ताकत से मजलूमों के लिए खड़े रहते हैं, उनको असली डॉन बोलते हैं, डॉन। और इसीलिए जानी भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही पार्टी में आए हो। हिम्मत वालों की,
ताकत वालों की पार्टी ये वंचित बहुजन आघाडी है और आपका इस पार्टी में स्वागत है. आणि जेव्हा आपण हिम्मतवाल्यांबद्दल बोलतो, जेव्हा आपण डेअरिंग वाल्यांबद्दल बोलतो आणि जिगरवाल्यांबद्दल बोलतो, तेव्हा मला आपल्या सर्वांसमोर अजून एक नाव घ्यायला आवडेल आणि त्याला समोर बोलवायला आवडेल. तो म्हणजे आपले बंधू ओमकार दादा लोंढे. ओमकार दादा या पुढे. हे ओमकार लोंढे लांडे. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या पेजवरती आपण परवाच यांच्याबद्दल ट्विट बघितलं. RSSचा जेव्हा मोर्चा झाला होता तेव्हा RSSच्या मोर्चाबद्दल ह्यांनी स्टेटस ठेवलं होतं आणि ते स्टेटस ठेवण्यासाठी ह्यांना काही गावगुंड्यांनी मारलं होतं. ह्यांनी जसं आम्हाला ही परिस्थिती कळली, वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी तातडीने ऍक्शन घेतली. त्या 4 मारेकऱ्यांवरती अट्रॉसिटी आणि FIR दाखल केला आणि त्यांना पोलिसांना लगेच त्यांना उचलायला लावलं. आणि तेवढंच नाही तर जेव्हा बाळासाहेब आंबेडकर आता मागच्या 2 दिवसापूर्वी 27 तारखेला OBC मेळाव्यासाठी आपल्या नांदेडमध्ये आले होते, तेव्हा ओमकार दादा तिकडे त्यांना भेटायला गेले आणि ओमकार दादा आणि बाळासाहेब चर्चा करत बसले असताना तिथे स्वतः नांदेडच्या SP ला यायला लागलं. ही हिम्मत आणि ही ताकद वंचित बहुजन आघाडी ठेवते. आणि ओमकार दादांच्या निमित्ताने मी सांगतो की औरंगाबादमध्ये जो मोर्चा झाला तो ऐतिहासिक मोर्चा झाला. महाराष्ट्राच्या भारताच्या इतिहासामध्ये कधी एवढा मोठा मोर्चा झाला नव्हता आणि कोणीही हिम्मत केली नव्हती RSSच्या छातड्यावरती मोर्चा काढायची. ती हिम्मत करून दाखवली वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी. आणि जेव्हा वंचित बहुजन आघाडीने ही भूमिका घेतली, जेव्हा वंचित बहुजन आघाडीने हा स्टँड घेतला आणि RSS वरती मोर्चा काढला, तेव्हा ओमकार दादांसारखे बरीच लोक वंचित बहुजन आघाडीचं समर्थन करायला लागली. आणि बरीच लोक वंचित बहुजन आघाडीच्या समर्थनामध्ये आणि या मोर्चाच्या समर्थनामध्ये स्टेटस ठेवायला लागले, पोस्ट टाकायला लागले, सोशल मीडियावरती अपडेट करायला लागले. आणि या सगळ्यांना इकडच्या RSS वाल्यांचे आणि RSSच्या खिशात असणाऱ्या पोलीस प्रशासनाचे फोन यायला लागले. आणि तुम्ही बघितलं असेल तर वंचित बहुजन आघाडीने ह्याच्या विरुद्ध एक पत्रक काढलं आणि भारताच्या इतिहासामध्ये हे पहिलं पत्रक आहे जे एका राजकीय पक्षाने काढलंय स्वतःच्या कार्यकर्त्यांसाठी, जेव्हा ते म्हणतायत की जर तुम्हाला पोलिसांचा फोन आला तर रेकॉर्ड करा, जर पोलिसांनी तुम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवलं तर जायला नकार द्या, आणि जर तुम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवण्यात आलं तर सगळ्यात पहिले वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना संपर्क साधा, आम्ही तुमच्यासाठी लढू आणि पोलिसांची ही आरेरावी बंद करू. ही ताकद आणि हिम्मत दाखवली तर फक्त आणि फक्त वंचित बहुजन आघाडीने. आणि ही फक्त ह्या विषयावरती नाही दाखवली तर ती प्रत्येक मुद्द्यावरती प्रत्येक ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी हिम्मत आणि ताकद दाखवली. तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं झालं तर राहुल गांधी, प्रणिती शिंदे, सुशील कुमार शिंदे हे फक्त हवेत अडाणीला विरोध करतात. महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडी होती ज्यांनी सगळ्यात पहिले अडाणीच्या ऑफिसवरती मोर्चा काढला होता आणि अडाणीचे मीटर दहीहंडी सारखे वरते टांगून पोरांनी चढून चढून फोडले होते. हा पक्ष वंचित बहुजन आघाडी होता. जेव्हा गायरान आंदोलन झालं तेव्हा गरिबांना गायरानाची जमीन मिळायला पाहिजे हा मुद्दा वंचित बहुजन आघाडीने उचलला होता. त्याचबरोबर इधर मौजूद मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि जब जब मॉब लिंचिंग के सिलसिले हुए तब सबसे सामने आया है तो वंचित बहुजन आघाड़ी. जब राइट लाइक सिचुएशन हुआ है और दंगे फसाद करने की यहाँ के आरएसएस और बीजेपी ने कोशिश की है तब सबसे सामने आया है वो है वंचित बहुजन आघाड़ी. दूसरी तरफ जब नौजवानों को टीपू सुल्तान के स्टेटस रखने के लिए अरेस्ट कर दिए थे तो सबसे पहले हमारे स्टेज पर बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू महाराज, इन सब के साथ में टीपू सुल्तान का फोटो रखा और हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता आज भी टीपू सुल्तान के फोटो को हार डालने का काम करते हैं और सत्कार करने का काम करते हैं. दूसरी तरफ जब जळगांव में सुलेमान शेख नाम के एक युवा को मारने को आया, उसका मॉब लिंचिंग करने हुआ, तभी सबसे पहले वहां पे कौन गए थे तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने सुलेमान शेख के लिए इंसाफ मांगा. और आखिर में मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब पूरे महाराष्ट्र पर
औरंगजेब के फोटो रखने के लिए और औरंगजेब के स्टेटस रखने के लिए मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे थे, तब वो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर थे जो औरंगजेब के मजहर पे गए और उन्होंने बोला कि हाँ मैं औरंगजेब के मजहर पे गया। बच्चों को, नौजवानों को अरेस्ट करने से पहले तुम में दम है तो मेरे को हाथ लगा के दिखाओ। ये पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी। और आगे चल के मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि जब पुलिस प्रशासन के मारपीट में सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत हुई तो महाराष्ट्र में जिले जिले में आंदोलन करके महाराष्ट्र की सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के सोमनाथ सूर्यवंशी को अगर किसी ने इंसाफ दिलाया हो तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी है। और मैं जाते जाते आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि इस भारत के इतिहास में अगर इन आधी चड्डी वालों को किसी ने भगाने का काम किया, इन आधी चड्डी वालों के घर पे किसी ने जाने की हिम्मत की हो और छाती पे ठोक के आरएसएस वालों के ऑफिस पे मोर्चा निकालने की किसी ने हिम्मत की है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी है। तो आपको समझना होगा, आपको तय करना होगा कि आपके लिए लड़ रहा कौन है, आपके लिए खड़ा कौन रह रहा है, किन लोगों में हिम्मत है, किन लोगों में डेयरिंग है, किन लोगों में जिगर है। और आप बोलो, आप उनके साथ खड़े रहोगे या नहीं रहोगे? खड़े रहोगे या नहीं रहोगे? बिल्कुल रहेंगे। तो बोलो मेरे साथ, हम सब एक है। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। आप सभी को मेरा शुक्रिया अदा। खुदा हाफिज। जय भीम, जय संविधान। सुजात दादा तुम आगे बढ़ो।